ये दोनों ही सेक्शंस जो हैं ये रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं। मंशा शर्मा, दिया, झील, खनक, वीडियो ऑन करो। कितने ही तुम लोग नालायक हो गए हो, 4 बार बोल रहा हूं तो भी समझ में नहीं आ रहा है? वीडियो ऑन करके बैठो। रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं। डॉक्ट्रिन, ये भी एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन। ये डॉक्ट्रिन क्या बोलती है कि सर सबसे पहले बच्चे हैं ना, वीडियो ऑन करेंगे तो ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास आगे समझाई जाएगी। वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो क्लास आगे समझाई नहीं जाएगी। ठीक है, जब तक सर भी म्यूट हो जाएंगे। तो आप म्यूट पे हो। हाँ झील बाबा, हम म्यूट पे हैं क्योंकि लोग है ना अपने वीडियो म्यूट करके बैठ गए हैं। सर मेरे फोन में चार्जिंग नहीं है एक्चुअली, और मेरे पास चार्जर भी नहीं है। इसके लिए मैं विड्रॉ नहीं किया है। सच्ची आपको चाहिए मैं आपको फोटो भेजती नहीं, मुझे कोई फोटो नहीं चाहिए भाई, मैं दाब गया हूँ तुम लोग की फोटो से। चलो आ जाओ। तो सर डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन और रेस्टिट्यूशन क्या बोलता है कि अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और अंडर अ वॉइड एग्रीमेंट और अंडर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी पार्टी ने यदि कोई बेनिफिट लिया है तो वो उसको वापस रिस्टोर करना पड़ेगा। कैसे? आओ समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन। ये क्या बोलती है कि सर मान लो झील ने क्या किया, झील ने है ना कनक के सर पे बंदूक रख दी और उसको बोला कि ये तेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम कर दे 10 लाख रुपए में। प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की थी। जबरदस्ती सर पे बंदूक रख के और उससे प्रॉपर्टी ले ली उसकी। ठीक है, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि ये किसके थ्रू बन रहा है सर? कोर्जन के थ्रू बन रहा है। कोर्जन यानी कि किसी के आपने किसी से जबरदस्ती उसकी कंसेंट लिए, फिजिकल थ्रेट या कोई भी चीज जो आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में मना करी गई है उस हिसाब से आपने ली है। तो सर खनक के ऊपर कोर्जन एक्सरसाइज हुआ है और उसकी कंसेंट जबरदस्ती ली गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कनक। इस कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक क्या हुआ, कनक ने कहा जान है तो जान है, ले ले भाई मेरी जमीन। ठीक है, ऐसे करके जमीन उसके नाम कर दी, झील ने 10 लाख रुपए इसको दे दिए। ठीक है, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट बना सर? ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना। हमने चैप्टर फ्री कंसेंट में पढ़ा था ना कि सर सर कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इनके थ्रू यदि कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं तो या तो वो वॉइडेबल है, यहां पर वॉइडेबल है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू बनते हैं तो या तो वो वॉइडेबल है या फिर दे कैन बी एनफोर्स्ड इन अ मॉडिफाइड फॉर्म बाय द कोर्ट। ठीक है सर, मतलब वॉइडेबल तो चारों में ही है, कोर्जन में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन में। वॉइडेबल का मतलब क्या है कि सर खनक चाहे तो इसके साथ में आगे बढ़े, खनक चाहे तो इसको रोक सकती है, खत्म कर सकती है कोर्ट में जाके। ऐसे बाहर अपनी मर्जी से नहीं, कोर्ट में जाके प्रूव करके खत्म कर सकती है। ठीक है सर, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यदि प्रूव हो गया कोर्ट में तो क्या होगा? कोर्ट बोलेगा झील तू इसकी प्रॉपर्टी इसको वापस दे, और खनक तो इसके 10 लाख रुपए इसको वापस दे। ठीक है, जिसने जो बेनिफिट डिराइव किया है वो सामने वाली पार्टी को रिस्टोर कर देगा, वो सामने वाली पार्टी को रिस्टोर कर देगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सर सेक्शन 64 क्या बोलता है? अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो भी बेनिफिट डिराइव किया गया है वो रिस्टोर करना पड़ेगा। अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो भी बेनिफिट डिराइव किया गया है वो रिस्टोर करना पड़ेगा। जो भी नीचे समझाया वो सेक्शन 64 समझ में आ गया या नहीं आ गया? वॉइडेबल वाला पार्ट सेक्शन 64 में है ना, कि खनक को भी 10 लाख रुपए लौटाने पड़ेंगे और उसको, झील को भी अपनी जो जमीन है ना जो उसने खनक से जबरदस्ती ली है उसको वो लौटानी पड़ेगी। तो ये रिस्टोर करना पड़ेगा, ये बात कहाँ लिखी गई है? सेक्शन 64 में लिखी गई है। क्या सेक्शन 64 समझ में आ गया तुमको? बोलो हाँ या ना।
यदि कोर्ट में प्रूव हो जाता है तो आपको रिस्टोर करनी पड़ेगी। बोलिए सर, सेक्शन 64 समझ में आया या नहीं आया? इजी है ना? सबको आ गया या नहीं आ गया? या खाना खाने बैठे हुए हो? जल्दी बोलो। आ गया सर। इट्स वेरी इजी। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन 65 पे। इफ इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट और अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 65 भी सेम ही चीज है जो सेक्शन 64 में पढ़ा है, बस 64 में अपन ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए पढ़ा है, सेक्शन 65 में अपन वॉइड वर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। इफ इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट और अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इफ इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट और अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट में दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट में बानेमी जैन कौन कौन से होते हैं रे? दो। void ab initio or discovered to be a void. वॉइड एब इनिशियो और डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। ठीक है, तो सर सेक्शन 6 बहुत ध्यान से देखना, सेक्शन 65 केवल इन चीजों के लिए अप्लाई होता है, इसके लिए नहीं अप्लाई होता है, इसके लिए नहीं अप्लाई होता है, नहीं अप्लाई होता है, ध्यान रखना। इफ एन एग्रीमेंट इज अ वॉइड एग्रीमेंट इन दिस फैशन, हमें बाद में पता पड़ा कि हम तो शुरुआत से गलत थे, या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, बनाया था तब सही था लेकिन बाद में कुछ ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो सर जिस भी पार्टी ने जो भी बेनिफिट डिराइव किया है वो वापस लौटा देगी। एग्जाम्पल देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का, कि सर भान्यमी ने और ईशा बांगड़ ने आपस में एक एग्रीमेंट बनाया, भान्यमी को विदेश पढ़ने जाना था, उसने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, एक में सिलेक्शन हो भी गया, तो अब बानेमी ने बोला स्कूटर मेरे काम नहीं आ रहा है ईशा, तू इसको 40,000 रुपीज में खरीदती है क्या? ईशा बोली हाँ, मेरे को भी चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा, अगले महीने की 1 तारीख को मैं तेरे को स्कूटर दे दूंगी और तू मेरे को 40,000 रुपीज उसी समय दे देना। ठीक है सर, डन। लेकिन अगले महीने की 1 तारीख से पहले ये अभी क्या बन गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है। अगले महीने की 1 तारीख से पहले होंडा एक्टिवा का एक्सीडेंट होके वो बिखर गया, तो अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया रे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मान लो यदि ईशा बांगड़ ने अंडर गुड फेथ बोला ठीक है तू मेरे को स्कूटर 1 तारीख को दे देना, मैं तेरे को 40,000 रुपीज आज ही दे देती हूँ, मैं तेरे को 40,000 रुपीज आज ही दे देती हूँ, यानी बांधने की मिंग के पास में 40,000 रुपीज आ गया, अभी स्कूटर देना बाकी है, 1 तारीख अभी आई नहीं है, और 1 तारीख से पहले स्कूटर डिस्ट्रॉय हो जाता, तो सर अभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जिस भी पार्टी ने जो भी बेनिफिट डिराइव किया है वो अपोजिट पार्टी को लौटाना होगा, तो सर इसने 40,000 रुपीज का एडवांस जो रिसीव कर लिया है वो इसको ईशा को वापस लौटाना होगा, रिस्टोर करना होगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन कैसे अप्लाई हुआ, क्या ये समझ में आ गया? बोलो यस और नो। इजी है ना? इजी है ना भाई? अब स्कूटर तो दे नहीं रहे तो कम से कम बेनिफिट तो लौटाओ अंडर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है कनक, समझ में आ गया? ठीक है, झील तेरे को आ गया समझ में? दिया शेट्टी? हाँ सर। ठीक है चलिए, अब इधर देखो वही चीज है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड में, डिस्कवर्ड टू बी वॉइड में क्या चीज है? डिस्कवर्ड टू बी वॉइड में लिखा गया है कि सर यही अगेन बानेमी एंड ईशा बांगड़, बानेमी और ईशा बांगड़, बानेमी का शिप आ रहा था, ठीक है, उसमें 10 कंटेनर्स थे, तो इन्होंने आज ही कॉन्ट्रैक्ट बना लिया रात को 8 बजे। क्या 8 बजे कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं 10 कंटेनर तेरे को दूंगी और तू, इसने कहा और तू 10 लाख रुपए देना, ईशा बांगड़ ने कहा अरे बाद में क्या देना, पकड़ना यार, डील तो पक्की है, 10 लाख रुपए ये ले पकड़। ठीक है, यानी इसने अभी 10 लाख रुपए यहाँ पर ऑलरेडी दे दिए। ठीक है, बट इन बेचारों को पता ही नहीं था कि शाम को 6 बजे शिप तो ऑलरेडी डूब चुका है, शाम को 6 बजे शिप तो ऑलरेडी डूब चुका है। तो ये शुरुआत से गलत तो है, लेकिन इनको डिस्कवर बाद में हुआ कि ये लोग शुरुआत से गलत हैं, तो डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स वाला वॉइड एग्रीमेंट है ये। ठीक है, तो यहां पर अब बानमी
को जो 10 लाख रुपए मिल चुके हैं ना, वो डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन के हिसाब से वापस रिस्टोर कर देने हैं। ईशा मांगड़ को तो वैसे भी कोई बेनिफिट नहीं मिला था, तो इसको कोई रिस्टोरेशन करने की जरूरत नहीं है। भानमी ने 10 लाख रुपए मिले थे, ये वॉइड डिस्कवर्ड टू बी वॉइड एग्रीमेंट, डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स वॉइड एग्रीमेंट में ये उसको रिस्टोर कर देगी। ठीक है, ये भी समझ आ गया स्कूटर वाला एग्जाम्पल, ये भी समझ में आ गया शिप वाला एग्जाम्पल। सर इसमें सेक्शन 65 का रिस्टोरेशन क्लॉज नहीं लगता है। सेक्शन 65 का रिस्टोरेशन क्लॉज केवल डिस्कवर्ड टू बी वॉइड एग्रीमेंट्स में लगता है। क्यों? इसका एग्जाम्पल देखो, एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स, एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, वो यहां पे आता है। तो मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में अपन ने देखा था या नहीं देखा था कि मनी लेंडर जो था थी मोरी बीबी, और जो माइनर था धर्मोदास घोष, तो उसको 8,000 रुपए का एडवांस मिल भी चुका था। ठीक है, तो इसने बोला, खुद कोर्ट में जा रहा है माइनर, ये जो धर्मोदास घोष है ये खुद कोर्ट में जा रहा है और बोलता है कि एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, मैंने जो घर गिरवी रखा है वो मेरे को वापस दिलाया जाए। कोर्ट ने माना एग्रीमेंट मेड विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, एंड सिंस लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर, इसको इसका घर वापस भी दिला दिया। लेकिन अब मनी लेंडर बोल रहा है, अच्छा मुझे भी तो मेरे 8,000 रुपए रिस्टोर कराओ। कि सर वॉइड एब इनिशियो टाइप का जो है ना, अदर देन डिस्कवर्ड टू बी वॉइड्स, अदर देन डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स, उसमें रिस्टोरेशन अप्लाई करने से मना कर दिया गया। कोर्ट ने कह दिया था ना, नहीं कुछ रिस्टोर नहीं होगा, मनी लेंडर ये जो माइनर है उसको, उससे कुछ भी रिस्टोर नहीं होगा। बाद में जाके डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन बोलता है कि माइनर से तभी रिस्टोर हो सकता है जब उसके हाथ में वो पैसा या उस पैसे से खरीदी गई कोई चीज ट्रेसेबल है, तो ही वो हम उसको माइनर के थ्रू रिस्टोरेशन का बोल सकते हैं। माइनर कभी भी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस पैसे को चुकाने के लिए। ठीक है, तो सर आपको नटशेल में इतना याद रखना है, सेक्शन 64 और 65 में डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन है। ठीक है, 64 इज फॉर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, 65 इज फॉर वॉइड, बी इट वॉइड एग्रीमेंट बी इट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड एग्रीमेंट में भी केवल डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको ध्यान है इनके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन होती है। और माइनर के केस में स्पेसिफिकली रिस्टोरेशन तभी बोला जा सकता है जब उसके हाथ में कोई चीज ट्रेसेबल हो, जो उन चीजों से पैसों से खरीदी गई हो। ठीक है, तो ही उस माइनर को रिस्टोरेशन करने का बोला जा सकता है, अदरवाइज नहीं बोला जा सकता है। क्या तुमको रिस्टोरेशन की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई? यस और नो, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आओ एक बार 64 और 65 अपन पढ़ लेते हैं। 65 क्या बोल रहा है? इट्स फॉर वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, देखो व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, केवल वॉइड एग्रीमेंट में डिस्कवर्ड वाला पार्ट ही कवर किया, जो मैं इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। दोनों हर तरीके के वॉइड एग्रीमेंट्स कवर नहीं किए गए हैं। when an agreement is discovered to be void और when a contract becomes void, जो मैंने पढ़ाया वही कवर किया ना। देखो when an agreement is discovered to be void और when a contract becomes void, ये वाला पार्ट नहीं कवर किया है void agreement वाला। ठीक है, which is other than discovered to be void, वो वाले एग्रीमेंट्स कवर नहीं किए हैं। any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he has received it। 65 समझ में आ गया ना? सेम 64 के लिए दिया हुआ है, बस वहां पर voidable contract लिखा हुआ है। ठीक है, वेरी इजी, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन हमने कवर कर ली है। चलिए पढ़ना चालू करते हैं। पढ़ भाई शिरीन, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन। When a person at whose option a contract is voidable rescinds it, Section 64, party rescinding a voidable contract must restore the benefit to the person from whom he has received it. When an agreement is discovered to be void or the contract becomes void, Section 65, the person who has received any benefit or advantage under such agreement or contract must restore it or compensate for it to the person from whom he has received it.
तो ये क्या किधर लग रही है वो भी समझ लिया, क्या है सेक्शन 64 65 और डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन अपन ने वो भी समझ लिया। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ ले। A lady singer contracts with B, the manager of a theatre, to sing at his theatre for 2 nights every week during the next 2 months, and B agrees to pay her ₹100 for each night's performance. On the 6th night, A willfully absents herself from the theatre, and B in consequence rescinds the contract. B must pay to A for the 5 nights on which she has sung. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन रेस्टिट्यूशन, ये रादर इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं बोलूंगा मैं इसको। ठीक है, कि सर 5 रातों के लिए तो पे करो, रिस्टोर करो मुझे। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं कहीं और आपको आने वाले चैप्टर में और अच्छे से समझाऊंगा। एक सेकंड के लिए इस पे पॉज लगा दो। नाउ, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन। The principle of restitution does not apply to contracts which are contracts rather agreements which are void ab initio। void एग्रीमेंट दो तरीके का होता है ना, एक तो डिस्कवर्ड टू बी void, एक void ab initio। तो सर उनपे नहीं लगती है ये, with the exception where the minor has entered into an agreement by misrepresenting his age। देखो माइनर वाला चैप्टर हालांकि अपन ने पढ़ लिया था, उसके थोड़े पॉइंट्स अब यहाँ आ रहे हैं। एक तो माइनर ने अपनी एज गलत बता के यदि आपके साथ में एग्रीमेंट बना ले, तो भी एग्रीमेंट तो वॉइड ab initio ही है। ठीक है, तो भी एग्रीमेंट तो वॉइड ab initio ही है। हम उसे ये नहीं बोल सकते कि तेरे ऊपर वो एक डॉक्ट्रिन अप्लाई हो रही है, कौन सी, माइनर जो अपनी एज गलत रिप्रेजेंट कर लेता है उसको वैसे ही एक्ट नहीं करना पड़ेगा जैसे वो सही में मेजर हो। यदि उसने सामने वाले को मेजर जैसे रिप्रेजेंट करके एग्रीमेंट बना लिया है तो भी उसे वैसे एक्ट नहीं करना पड़ेगा। रूल ऑफ ईस्टॉपल पढ़ा या नहीं पढ़ा है अपन ने, याद आ रहा है? रूल ऑफ ईस्टॉपल क्या बोलता है? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ रिप्रेजेंट कर दिया तो उसे वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा जैसे उसकी कही गई बात सही हो। तो माइनर के केस में रूल ऑफ ईस्टॉपल नहीं लगता है, उसने अपने आप को मेजर जैसे रिप्रेजेंट कर दिया तो भी अब ये नहीं बोल सकता अब तू मेजर जैसे ही एक्ट कर, अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर। नहीं, रूल ऑफ ईस्टॉपल डज नॉट अप्लाइज ऑन माइनर्स। तो अब माइनर ने अपनी एज गलत रिप्रेजेंट करके किसी के साथ में एक एग्रीमेंट बना लिया, तो एग्रीमेंट तो शुरुआत से वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, लेकिन इस केस में जहां एज गलत रिप्रेजेंट हुई है वहां पर माइनर करके इसने अपने साथ में एग्रीमेंट बनाया, वहां इसको बोला जा सकता है भैया रिस्टोर कर दे जो भी तूने बेनिफिट निकाला है। इसके अलावा माइनर के ऊपर कभी भी ये सेक्शन 65 डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन अप्लाई नहीं हो सकता। केवल एक और तरीका है अप्लाई होने का कि सर यदि उस पैसे, वो पैसा ट्रेसेबल है या उस पैसे से खरीदी गई कोई चीज ट्रेसेबल है, तो हम माइनर को बोल सकते हैं कि तू वो पैसा हमको लौटा दे। ठीक है, तो माइनर की पोजीशन को मैं, चूंकि बहुत फैल गई है, कोई एक पॉइंट इधर से आ रहा है, कोई एक उधर से आ रहा है, कोई एक इधर से आ रहा है, इसलिए इसको नटशेल में डालते हैं कि सर देखना, एग्रीमेंट्स, ये लिख लो, एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स इज इक्वल्स टू void ab initio, शुरुआत से गलत होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, 15 पॉइंट्स हैं, सारे 15 नहीं करा रहा हूं, जो अभी हिल गए हैं, जो अभी इधर उधर से आ रहे हैं वही करा रहा हूं। एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर void ab initio, शुरुआत से गलत होते हैं। नंबर 2, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन does not apply on minors। Doctrine of restoration या restitution does not apply in the case of minors with these exceptions। यहां पर अप्लाई हो जाएगी with these exceptions। नंबर 1, क्या एक्सेप्शंस हैं, क्यों अप्लाई नहीं होती है माइनर्स पे? क्योंकि अपन ने सेक्शन 65 में क्या पढ़ा हुआ है सर, वो डिस्कवर्ड टू बी वॉइड वालों पे ही अप्लाई होती है, वॉइड ab initio पे अप्लाई नहीं होती है। समझ में आया ये सेकंड स्टेटमेंट क्यों, कि सर वो डिस्कवर्ड टू बी वॉइड वालों पे ही अप्लाई होती है। वॉइड एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं ना, एक तो डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, एक वॉइड ab initio जो शुरुआत से ही गलत है। तो सेक्शन 65 तो इन्हीं पे अप्लाई होता है, इस पे अप्लाई ही नहीं होता है, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू माइनर्स विद एक्सेप्शंस। नंबर 1।
यदि माइनर ने अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट करके और एग्रीमेंट बना लिया है, एज को मिस रिप्रेजेंट करके यदि कोई एग्रीमेंट बना लिया है, तो फिर अब इधर अप्लाई हो जाएगी डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन। दूसरा कि सर यदि माइनर के हाथ में वो चीज, वो पैसा जो उसने अंडर अ वॉइड एग्रीमेंट लिया है, या उस पैसे से खरीदी गई कोई चीज, ठीक है, ट्रेसेबल है उसके हैंड्स में, तो फिर सर डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन इनके लिए अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब क्या आपको पूरी पोजीशन क्लियर हो गई? अब बाकी सारे पॉइंट्स माइनर्स के और भी हैं, 15 पॉइंट्स पढ़े थे अपन ने। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? इस जगह आ रही थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी। नटशेल में पूरी सिचुएशन क्लियर हो गई या नहीं हो गई? है ना? क्लियर है ना भाई? बान्यमी, दिया शेट्टी, ईशा, दिया, ईशा बांगड़, इट्स वेरी इजी। मनशा शर्मा, पुलकित, ईशा शेट्टी बोल रही है हाँ यस सर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन, चलिए ये आगे मैंने आपको कल कटवाई दिया था, इससे आगे हमको करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ भाई। अच्छा एक पार्ट और बचा हुआ था ना, एक पार्ट और बचा हुआ था, क्या बचा हुआ था? इस सर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस वाले पार्ट बचे हुए थे, वो आप कराना रह गया। यस, अपन ने एक टॉपिक किया था, एक्सेप्शन टू द रूल दैट एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जो किसी को काम धंधा करने से रोक रहे हो वो गलत होते हैं। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, ठीक है। अंडर, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस थे कि सर अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस यदि किसी को गुडविल बेची है तो वो आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ में रोक सकता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस माने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एज टू टाइम, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एज टू जियोग्राफिकल लिमिट्स, ठीक है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मींस रीजनेबिलिटी इन पैमानों पे मापी जाएगी, ठीक है। ये फॉर पार्टनर्स एग्रीमेंट, पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो रही है तो उसकी कोई गुडविल खरीद रहा है तो यहां दिए हुए यहां पर रोका जा सकता है किसी को भी काम धंधा करने से, ठीक है। एक्सेप्शंस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे ध्यान देना, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। एक्सेप्शंस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस में कि सर जहां पर जजेस ने केस लॉ के थ्रू इसको और इसको एक्सेप्शन माना है कि सर यहां पर ये इनमें कुछ सिचुएशंस में आप किसी को काम धंधा करने से रोक भी रहे हो तो वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल वैलिड है। जैसे कि ट्रेड कॉम्बिनेशन, सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स और सर्विस एग्रीमेंट्स, इनकी डिटेल देखनी थी अपने को। सेम लिंक पे एक बार रिज्वाइन करो तो मैं आपको वापस समझाना चालू करूँ।